हेलो गुड इवनिंग, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो वर्ल्ड एट 4 में। इस शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश को पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या कुछ आज इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे मोनार्की की, यानी कि राजशाही की। जेन जी के विरोध प्रदर्शन से जल रहा है नेपाल। लोकतंत्र का वहां पर विरोध हो रहा है, डेमोक्रेसी का विरोध हो रहा है। नेपाल में इस वक्त ना पीएम है, ना कोई सरकार है, ना कोई मंत्री है, जिसके बाद राजशाही वापस आने की चर्चा तेज हो गई है। इस 21वीं सदी में जब डेमोक्रेसी दुनिया के सबसे पसंदीदा शासन का मॉडल बन चुकी है, तब भी कई देशों में राजा रानी शासन करते हैं। कहीं ये राजतंत्र पूरी ताकत के साथ है, जहां राजा पूरी सरकार के मालिक हैं, तो वहीं कुछ देशों में लोकतंत्र और राजशाही मिक्स है। वहां राजा का रोल लिमिटेड होता है, लेकिन उनका सम्मान और असर बनाए रखता है। आज हम आपको नेपाल में राजशाही के बारे में बताएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ दुनिया के तमाम उन देशों के भी बारे में बताएंगे जहां राजशाही है। ये भी बताएंगे कि आज के दौर में लोग राजशाही को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही नेपाल में लोगों के लिए राजशाही क्यों हुई थी, वहां कौन से लोग चाहते हैं कि राजशाही हो, ये भी आपको समझाएंगे। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की। पिछले 2 दिन से नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उस विरोध प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाली सेना एक्शन में आ गई है। नेपाल में सेना का इस वक्त कंट्रोल है। सेना ने पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया है। सेना ने जेन जी के साथ बातचीत की है और अब सेना ने उनसे बातचीत करने का न्योता भी उनको दिया है। नेपाली सेना लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से नेपाल में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। गुस्साए जेन जी के सामने जो भी आ रहा है वो उसे जला दे रहे हैं। संसद हो, देश की सर्वोच्च अदालत हो, होटल हो, सरकारी रेसिडेंस हो, ऑफिस हो, सबको आग के हवाले कर दिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वहां के आला अधिकारियों की तस्वीर है। सरकारी अधिकारी हेलीकॉप्टर के जरिए भागने को मजबूर हुए थे। ये आप सोचिए, ये नेपाल में ये हालात हैं। आनन फानन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस वहां से लोग भाग रहे हैं। नेता हो, ब्यूरोक्रेसी हो, प्रशासन हो, वहां से भागने को मजबूर हुआ है, क्योंकि ये नेपाल के हालात इस वक्त बने हुए हैं। ये तस्वीर सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, आज की तस्वीर है नेपाल की, जहां हेलीकॉप्टर पर लटक कर मंत्री को मजबूरन देश छोड़ के जाना पड़ा है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि नेपाल में इस वक्त क्या हालात बने हुए। आप देखिए हेलीकॉप्टर से कैसे, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बिजनेसमैन, नेपाल के तीसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर पर ऐसे रॉबरी हुई है। उनके शैंडलियर्स, उनकी पेंटिंग्स, उनके पोस्टर्स, जो भी महंगा सामान वहां पर था उसको लोगों ने वहां से उठा लिया। वहां लूटपाट की तस्वीर सामने आई है। कुछ समय पहले ऐसी तस्वीर आपको श्रीलंका से देखने को मिली थी। उससे कुछ समय पहले रिसेंट की बात की जाए तो बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात हुए थे। लेकिन नेपाल के ये 3rd रिचेस्ट बिजनेसमैन की तस्वीर है, जो उस वक्त नेपाल में नहीं है, वो किसी विदेश में इस वक्त रह रहे हैं। लेकिन उनके घर का क्या हाल हुआ है। आलिशान बंगला, आलिशान झूमर, हर चीज आलिशान है। उनकी क्रॉकरी को भी नहीं छोड़ा गया है। उनके बंगले को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये नेपाल के मौजूदा हालात है। यहां कोई पुलिस व्यवस्था रही है, न ही कोई कानून का पालन कर रहा है। लोग इस मौके पर जमकर फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में प्रदर्शनकारियों के रूप में लोग पहुंच रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, लूट कर रहे हैं, तमाम इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नेपाल के पीएम केपी ओली ने रिजाइन कर दिया और वो वहां से फरार हो गए। इन सब के बीच में ये जो आप तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं ये नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, जिन्हें कल मजबूरन रिजाइन करना पड़ा था जेन जी के प्रेशर में, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। और उनके घर को आग के हवाले करने के बाद लोग उसके बाहर डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, विक्ट्री मना रहे हैं। ये नेपाल की तस्वीर है। ये नेपाल के शीर्ष पद पर आसीन प्रधानमंत्री के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाल जल रहा है। नेपाल में प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, उनके घर में घुसकर उनको पीटा गया है। ये आप देउबा की तस्वीर देख रहे हैं। कल ही ये तस्वीर सामने आई थी। लोग इनके घर में घुस जाते हैं,
इनके घर को तो आग के हवाले कर देते हैं, इनको भी बुरी तरह से पीटते हैं। वहां सेना पहुंचती है और सेना इनको यहां से लेकर जाती है। नेपाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल की जेलों से भी कैदी भाग रहे हैं। आप सोचिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नेपाल की जेल की तस्वीर है, जहां कोई चोरी चकारी किसी केस में फंसा हुआ व्यक्ति जेल में अपनी सजा काट रहा था, उसके गेट खोल दिए जाते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 900 लोग, 900 कैदी, लोग नहीं कैदी फरार हुए हैं। और ये जो कैदी हैं वो इन जेलों को तोड़कर भागे हैं। प्रदर्शनकारी सभी जेलों में घुस गए हैं, ताले तोड़ दिए गए हैं। नेपाल में अलग अलग जेलों से 900 कैदी फरार बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि नेपाल के हालात इस वक्त क्या है। काठमांडू और पोखरा के साथ साथ जमकर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही है। ओली सरकार के पतन के बाद ही एक बार फिर इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि नेपाल में राजतंत्र की वापसी हो सकती है। राजतंत्र क्या होता है ये भी आपको समझाएंगे, किन और देशों में राजतंत्र है ये भी देखिए। लेकिन ये नेपाल की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। सेना अब कंट्रोल कर रही है। सेना ने जेनजी से कहा है कि आप आइए, हम आपसे बातचीत करेंगे, हम आपको सुनेंगे, हम आपको समझेंगे। आपको याद होगा साल 2008 जब नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद लोकतंत्र आया था, लेकिन ये लोकतंत्र 17 साल में ही खत्म हो गया है। बीते 17 सालों की बात की जाए तो इन 17 इयर्स के स्पैन में 13 अलग अलग यहां सरकारें बन चुकी हैं। देश में 12 से ज्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किसी ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। सत्ता 3 मुख्य राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच घूमती रही है। लोकतंत्र का प्रयोग सफल साबित ही नहीं हुआ है। जो सरकारों ने लोगों से वादा किया था नेपाल में बेहतर विकास का व्यवस्था हो, वो कोई भी सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई है। राजनीतिक बदलावों से लोगों में गुस्सा है। अब नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग की जा रही है। इन सब के बीच में आपको यह भी समझने की जरूरत है कि एक बार फिर से नेपाल में हिंदू राजशाही लौट सकती है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह को देश का संरक्षक बनाया जा सकता है। इसी साल मार्च की बात की जाए तो हजारों की भीड़ ने राजा ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत किया था और राजा आओ देश बचाओ के नारे भी लगाए गए थे। इन सब के बीच में आप ये भी समझिएगा कि ज्ञानेंद्र शाह उन लोगों के आइडियल बने हैं जो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र से नाराज थे। अब एक बार फिर वहां इस नाम की चर्चा तेज हो गई है। आपको बताते हैं ज्ञानेंद्र शाह के बारे में, यह समझना बेहद जरूरी है। राजा ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के आखिरी राजा थे। 2001 में नेपाल की राजगद्दी पर ज्ञानेंद्र शाह बैठे थे। 2001 से लेकर 2008 तक नेपाल पर उन्होंने राज किया था। स्टार्टिंग की बात की जाए तो शुरू में वे संवैधानिक राजा बने थे। 2005 में सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। सरकार संसद को भंग कर सत्ता हासिल की थी। राजनीतिक दलों और माओवादी विद्रोहियों से उनका टकराव रहा था। 2006 में जन आंदोलन के बाद उनको सत्ता छोड़नी पड़ी थी और उसके बाद वहां डेमोक्रेसी आई थी। 2006 में भी आंदोलन हुआ था, राजा चले गए थे, मोनार्की खत्म हो गई थी। अब दोबारा इनके नेपाल की सत्ता संभालने की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जब ज्ञानेंद्र शाह की बात होती है तब शाही महल हत्याकांड की भी बात होती है। आज से ठीक 25 साल पहले नेपाल दहन उठा था। नेपाल के राजमहल में जो हुआ था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। राज परिवार का नरसंहार हुआ था। खून से सने महल ने नेपाल की पूरी राजनीति को बदल दिया था और फिर ज्ञानेंद्र शाह के रूप में नेपाल को राजा मिला था। जिस महल में 250 सालों तक नेपाल के राज परिवार ने राज किया, उसी महल से राजा ज्ञानेंद्र को बाहर निकाल दिया गया। उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या क्या किया और क्यों किया, ये 4 सवाल आज भी सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी बने हुए हैं। आपको ये बताते हैं कि शाही महल हत्याकांड आखिर क्या था। 1 जून 2001 को नेपाल के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन माना जाता है और उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। शाही महल की अगर बात की जाए तो ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। जून 2001 में इस पैलेस में शाही डिनर का आयोजन किया गया था। बहुत सारे लोग आने थे, शाही डिनर का आयोजन किया गया था। पूरा राज परिवार, जब डिनर का आयोजन किया गया था तो उस परिवार में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग इस डिनर पार्टी में आए थे।
इन सब के बीच में सुरक्षाकर्मी स्टाफ कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे क्योंकि डिनर था, परिवार का डिनर था, कोई वहां पर आया ही नहीं था। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जून 2001 में वहां पर नहीं मौजूद था। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि डिनर में राजा परिवार के सारे लोग मौजूद थे। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था ये, इसे कोई भूल नहीं सकता है। कोई विदेशी, कोई नेपाली इस चीज को कभी भी भूल नहीं सकता है जो उस दिन हुआ था। डिनर में क्राउन प्रिंस दीपेंद्र पार्टी को होस्ट कर रहे थे वहां, क्योंकि डिनर था और अमूमन आपने देखा है कि जब डिनर होता है तो जो होस्ट होते हैं वही पूरे डिनर की एक तरह से अध्यक्षता कर रहे होते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि जितने भी गेस्ट वहां पर आए उनको देखा जाए। और नशे में अब दीपेंद्र ने उस पूरे शाही परिवार पर फायरिंग कर दी थी, पूरे के पूरे परिवार पर। वहां कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं, जो होस्ट थे वो वहां फायरिंग कर देते हैं। और आप सोचिए, नशे की हालत में थे और उसी फायरिंग में 9 सदस्यों की इस शाही परिवार की जान चली गई थी। डिनर पार्टी थी, किसी ने सोचा नहीं था कि उस डिनर पार्टी के बाद अगले दिन ये सारे लोग दुनिया नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसा होता है। क्राउन प्रिंस ने खुद को भी वहीं पर उन 9 लोगों को मारने के बाद खुद को भी उन्होंने गोली मार दी थी। ये हुआ था, लेकिन क्यों हुआ ये आज तक लोगों को कई अलग अलग थ्योरीज है। शादी को लेकर दीपेंद्र जो है वो परिवार से नाराज थे। एक ये भी थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की जाती है कि शादी की बात को लेकर दीपेंद्र नाराज थे। ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के तब जो है वो आखिरी राजा बनाए गए थे। राजा का कॉन्सेप्ट नेपाल में चलता था और ज्ञानेंद्र शाह वहां के लास्ट राजा थे। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जितनी भी तस्वीरें हमारे सामने आई है, शादी को लेकर जो बातें सामने आ रही है, ज्ञानेंद्र शाह को लेकर जो सामने बातें आ रही है, ये जो गोलीबारी हुई थी, इस गोलीबारी में नेपाल का लगभग पूरा का पूरा शाही परिवार खत्म हो गया था। राजा बीरेंद्र शाह, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति और शाही परिवार के कई सदस्य और जो रिश्तेदार थे जो इस डिनर पार्टी में आए थे, वो सब मारे गए थे। आपको नेपाल के शाही परिवार के बारे में भी समझने की जरूरत है। हालांकि ये इतिहास का वो दिन है नेपाल में जो कोई भी नेपाल में रहने वाला व्यक्ति या जिसको नेपाल की समझ है, जो इंटरनेशनली चीजें फॉलो करता है, वो कभी नहीं भूल सकता है। अलग अलग थ्योरी, अलग अलग दावे किए गए थे। अब आप ये सुनिए कि शाही परिवार क्या कहता है नेपाल का। नेपाल में राजशाही की जो नींव है, यानी कि जो बुनियाद है, वो 18वीं सदी से है, जहां पर प्रताप सिंह शाह ने इसको रखा था। नेपाल में कुल मिलाकर 12 वंश के राजा थे। ये आपको बता रहे हैं नेपाल का शाही परिवार। राजा त्रिभुवन शाह, अंग्रेजों के प्रभाव को इन्होंने नेपाल में कम किया था। और वही राजा महेंद्र शाह है जिनकी पंचायत की व्यवस्था जो है वो लागू किया था, राजशाही को और सशक्त किया था। जो मोनार्की है, जो राजा सिस्टम नेपाल में था, कौन राजा कौन रानी, उनका क्या परिवार था, एक ग्लिम्स हम उसकी आपको दिखा रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र शाह लोकतंत्र के दबाव में इन्होंने राजशाही त्यागी थी, क्योंकि 2006 में ऐसा नेपाल में भूचाल आया था जिसकी वजह से इनको ये गंवाना पड़ा था। 2008 में इसी के बाद, यही लास्ट राजा थे, इन्हीं के बाद जो है वहां पर डेमोक्रेसी आई थी। वो डेमोक्रेसी जो आज जल रही है। इनकी वाइफ की बात की जाए तो रानी ऐश्वर्या इनकी वाइफ थी और साथ ही साथ नेपाल के शाही परिवार के प्रमुख चेहरा पारस शाह जाने जाते हैं। अगर राजा बीरेंद्र शाह की बात की जाए तो इनकी राजकुमार निराजन शाह हत्याकांड में मारे गए थे। श्रुति सिंह ये भी हत्याकांड में मारी गई थी और क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह शाही दरबार हत्याकांड के आरोपी हैं। सबको मारने के बाद इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ये राजा परिवार का इतिहास है जो आप देख रहे हैं। ये वो इतिहास है जो नेपाल से कभी भी भाग नहीं सकता है। ये वो इतिहास है जिसको लेकर राजा रानी के कॉन्सेप्ट से लोग डरने लगे थे। ये वो इतिहास है जिसकी वजह से नेपाल के साथ साथ कई और देशों में भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। और जब भी नेपाल का जिक्र किया जाता है, जब भी रॉयल फैमिलीज का जिक्र किया जाता है, तो ऐसी ही चर्चाएं होती है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो राजशाही परिवार की रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि नेपाल का इतिहास क्या है। अगर नेपाल के इतिहास को आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ राजशाही परंपरा का अंत किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। 28 मई 2008 को सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया था। नेपाल को संघीय लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया था। ज्ञानेंद्र को
पैलेस छोड़ना पड़ा था और वो पैलेस आज की तारीख में म्यूजियम बना हुआ है। जिस पैलेस में वो रहते थे, जिस पैलेस में उनसे पहले उनका पूरा परिवार रहता था, और उस पैलेस को आज लोग देखने आते हैं। म्यूजियम के तौर पर उसको रखा गया है क्योंकि बहुत ही शाही इतिहास इन रॉयल फैमिलीज का रहा है। उस पूरी फैमिली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के शाही राजमहल के बारे में आपको समझने की जरूरत है। नेपाल का शाही महल अपने आप में खास है। नेपाल के शाही महल की अगर बात की जाए तो 1963 में राजा महेंद्र शाह ने महल को बनवाया था। इस महल जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अब म्यूजियम बन गया है, वो 1963 में बना था। अमेरिका से आर्किटेक्ट आया था जिनका नाम बेंजामिन पोल्क है। उन्होंने इस महल को डिजाइन किया था और इस महल का नाम नारायण हितीक रखा गया था। इस पूरे पैलेस की बात की जाए तो इसमें 52 रूम्स है, आलीशान कमरे हैं। हर कमरे का अपना अलग नाम रखा गया है। सोचिए, यूं तो नंबर्स होते हैं लेकिन इस पैलेस में हर कमरे का अपना नाम रखा गया है। नेपाल के 52 जिलों के नाम पर इन कमरों के नाम को भी रखा गया है। महल में सोने का रथ भी है और महारानी एलिजाबेथ ने इस रथ को गिफ्ट किया था। क्वीन एलिजाबेथ ने इसको गिफ्ट किया था। और इस पैलेस की बात की जाए तो इसमें रॉयल क्राउन भी है जिसमें 700 हीरे जड़े हुए हैं। आज वो सब कुछ जल रहा है। आज पूरा नेपाल जल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वहाँ के शाही पैलेस की तस्वीर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ये नेपाल की संस्कृति है, ये नेपाल के इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। आज जेनजी इकट्ठा तो हो गए हैं, वहाँ पर मांग तो अलग अलग की जा रही है। नेपाल जल रहा है, नेपाल सुलग रहा है, लेकिन ये नेपाल की इतिहास है। ये हमने आपको नेपाल के बारे में बताया जहां राजशाही फिलहाल तो नहीं है लेकिन वापस आ सकती है, ऐसी चर्चा हो रही है। दुनिया में ऐसे और भी देश है जहां आज भी राजा शासन करते हैं। आज की 21वीं सेंचुरी में यह सुनना थोड़ा सा अजीब होता है कि ऐसे देश अभी भी हैं, लेकिन ऐसा है, मोनार्की आज भी है। भले ही बीते 100 सालों में दुनिया भर में हालात काफी बदल गए हो, लेकिन अब भी 40 देश ऐसे हैं जहां पर राजशाही है। अब आपको कुछ देशों के बारे में बताते हैं जहां आज भी ये राजा का कल्चर और ये राजा का कॉन्सेप्ट चलता है। थाईलैंड वो देश है, भूटान, ब्रिटेन, डेनमार्क, जापान, सऊदी अरब, स्पेन। कहीं कहीं पर पूरी तरह से सरकार चुनी है लेकिन उनके ऊपर भी एक राजा बैठा हुआ है। आज हम आपको इन्हीं देशों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि राजशाही कितने तरह की होती है। आज के इस दौर में राजशाही कई तरह की देखने को मिल रही है, लेकिन आज हम सिर्फ 2 तरह की राजशाही की बात करेंगे, जिसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है और साथ ही साथ पूर्ण राजतंत्र कहा जाता है। ये मोनार्की के 2 कॉन्सेप्ट हैं। संवैधानिक राजतंत्र में जो राजा होता है वो सर्वोच्च माना जाता है और वही उस देश का शासक भी होता है। अगर पूर्ण राजतंत्र की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से राजाओं का शासन होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये 2 फॉर्म्स ऑफ मोनार्की है जो आज भी लगभग पूरी दुनिया के 40 देशों में इनमें से किसी एक फॉर्म में फॉलो की जाती है। आप ये भी समझिएगा, संविधान या कानून का पालन करना होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है उसमें आपको संविधान के साथ चलना है। जो कंप्लीट होती है उसमें संविधान या कानून मानने के लिए आप और राजा वहां मजबूर नहीं होते हैं। राजा का अपना कानून होता है, राजा ही वहां के संविधान होते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ जो संवैधानिक राजतंत्र होता है इसमें मनमानी से काम नहीं होता है, इसमें मनमानी से सरकार नहीं चलती है। हालांकि वहां पर पूर्ण राजतंत्र में जो राजा होता है वो अपनी मनमानी से फैसले ले सकता है और उसी राजा का जो फैसला लिया होता है वो प्रजा उसको मानती है। इन सब के बीच में सरकार और राजा सत्ता मिलाकर देश को चलाते हैं, क्योंकि सरकार होती है, चुनी हुई सरकार होती है, उसके ऊपर राजा होते हैं, दोनों मिलकर देश को चलाते हैं। पूर्ण राजतंत्र में नागरिकों और राज्य पर राजा का पूरा अधिकार होता है। वहां के राजा ही वहीं की सरकार होते हैं। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप समझ रहे हैं मोनार्की के। संवैधानिक राजतंत्र और पूर्ण राजतंत्र है। इन सब के बीच में अगर बात थाईलैंड की जाए, जिसे सियाम के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी अनोखी संस्कृति और इतिहास को और भी मजबूत करता है, वो भी राजशाही परंपराओं के लिए जाना जाता है। थाईलैंड में भी राजशाही है। वहां के राजा को जनता भगवान विष्णु का अवतार मानती है और राजा बौद्ध धर्म और परंपरा का रक्षक होता है। थाईलैंड की राजशाही की जड़ें आज नहीं 1238 ईस्वी की है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं,
चक्री वंश की देख रहे हैं, जहां थाईलैंड आज भी वहां शासन कर रहा है। चक्री वंश आज के राजा इसी वंश के 10वें सम्राट हैं। थाईलैंड के राजा का नाम वजिरा लोंगकोर्न है। 2019 में उन्होंने राजा गद्दी संभाली थी। थाईलैंड के राजा दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से एक हैं। चक्री वंश के 200 से ज्यादा सालों तक इस परंपरा को कायम रखा है और आज भी थाईलैंड में शाही परिवार को सम्मान दिया जाता है। थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। ये आप थाईलैंड की तस्वीरें देख रहे हैं, वो थाईलैंड जहां पर कई सारे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वहां पर राजा की परंपरा है। थाई परंपरा में लोग राजा का नाम भी नहीं लेते हैं। राजा वजिरावुद ने खुद को राम सिक्स्थ कहा है और तब से ये जो परंपरा है वो शुरू हुई है। थाईलैंड की राजशाही भी अपने आप में दिलचस्प है। थाईलैंड के राजा को राजा राम कहा जाता है। आज की तारीख में राजा राम 10 के नाम से उनको जाना जाता है। आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि फुटबॉल प्रिंस के नाम से थाईलैंड मशहूर है। 2019 में भव्य राजाभिषेक समारोह हुआ था। संपत्ति 3.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। सबसे अमीर राजा का खिताब इनके नाम है। रियल स्टेट और थाई बिजनेस में हमेशा ही इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। थाईलैंड की बात की जाए तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जो हमने आपको कुछ समय पहले बताई कि संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है। राजा और सरकार दोनों मिलकर वहां की सरकार चलाते हैं। ये थाईलैंड को आप समझ रहे थे। अब आपको बताते हैं ब्रिटेन के बारे में। दुनिया में ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसकी पहचान उसकी राजशाही और रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई है। यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अद्भुत तस्वीरें हैं। ब्रिटेन का कल्चर, मुझे लगता है कि जो कल्चर ब्रिटेन में, जो परंपरा ब्रिटेन में, जो संस्कृति ब्रिटेन की है, उसको कई और देश भी फॉलो करते हैं। शायद ही ऐसी रॉयल फैमिलीज हमने कहीं और देखी होंगी। ब्रिटेन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ब्रिटेन में राजशाही की करीब बात की जाए तो यह 1000 साल पुरानी है और 9वीं शताब्दी में राजा एल्फ्रेड द ग्रेट ने इंग्लैंड में शाही सत्ता की नींव रखी थी। ये परंपरा जो आप देख रहे हैं, ये बताती है कि वहां पर आज भी ऐसी राजशाही चलती है। ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित राजशाही में से एक मानी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन के अलावा भी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो ब्रिटिश राजशाही का हिस्सा हैं। इन देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे विकसित मुल्क शामिल हैं। ब्रिटेन की बात की जाए तो जो तस्वीरें आप ब्रिटेन से देखते हैं, उसे सबसे पुरानी राजशाही माना जाता है। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स 3 हैं। आज की तारीख की हम ये बात कर रहे हैं। अगर ब्रिटिश साम्राज्य की बात की जाए तो उनके उत्तराधिकारी महारानी एलिजाबेथ 2 की मौत के बाद ये राजा बने थे। क्वीन एलिजाबेथ 2 की मौत तो आपने देखी थी। उनके कैसे रिलेशंस थे दुनिया भर से, ये भी आपको याद होंगे। उनके क्राउन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती थी, उनके कपड़ों को लेकर, उनकी ज्वेलरी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती थी। ब्रिटेन के अलावा 13 देशों के राजा भी हैं। ब्रिटेन में संवैधानिक राजशाही है। किंग चार्ल्स का प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता है। ब्रिटेन के पीएम की राजा के साथ हर हफ्ते, यानी कि ये जो मीटिंग है वो वीकली होती है। सरकारी मामलों की जानकारी राजा को पहुंचाई जाती है। चुनाव से पहले राजा औपचारिक रूप से सरकार को भंग करता है। ये ब्रिटेन का कल्चर है। ये ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, जिसके बारे में सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं हर तरफ चर्चा होती है। ये तस्वीर, अद्भुत तस्वीरें ब्रिटेन की रॉयल फैमिलीज की है जो आज भी वहां पर चल रही है। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि राजा देश का प्रतीकात्मक मुखिया है। राजनीतिक शक्ति प्रधानमंत्री और संसद के हाथ में होती है। स्पेन में 1978 तक राजशाही थी। इसके बाद ये देश जो है वो लोकतांत्रिक देश में बदल गया। लेकिन अभी भी हम बात इसलिए स्पेन की कर रहे हैं क्योंकि आज भी स्पेन में राजा ही देश का संवैधानिक तौर पर प्रमुख माना जाता है। फिलहाल किंग फिलिप 6 देश की पार्लियामेंट्री मोनार्की सिस्टम के प्रमुख हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या स्पेन का कल्चर है ये भी आप समझिए। वहां पर भी एक तरह से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी तो आ गई है, लेकिन आज भी जो शीर्ष है स्पेन का वो राजा ही माना जाता है। किंग फिलिप को 6 कहा जाता है, जो कि पार्लियामेंट्री मोनार्की सिस्टम के प्रमुख माने जाते हैं। 2014 की बात की जाए तो 2014 से वो राजगद्दी संभाल रहे हैं। स्पेनिश राजशाही की जड़ें 15वीं सदी के कैस्टल और एरागोन वंश से जुड़ी हुई है। स्पेन के राजा किंग फिलिप 6 राजा के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सेना की कमान संभालते हैं, कानूनों को भी मंजूरी देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कानून उनके हाथ में नहीं होता है। ज्यादातर स्पेन में राजनीतिक शक्ति राजा के बजाय प्रधानमंत्री और संसद के पास होती है। ये स्पेन की बात आप समझ रहे थे। इन सब के बीच में चाहे जापान हो या भूटान हो, जहां पर मोनार्की का कॉन्सेप्ट तो है, ये आप जापान की तस्वीर देख रहे हैं, भूटान में भी मोनार्की का कॉन्सेप्ट है। जापान के शाही परिवार की बात की जाए तो पुराना राजघराना उसे माना जाता है। मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहां पर रॉयल फैमिलीज का आज भी कॉन्सेप्ट है, और उन्हीं देशों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जापान के सम्राट नरुहितो हैं, भूटान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जिसमें खेसर राजा है। दुनिया के देशों में लोग राजा का सम्मान करते हैं। लोकतंत्र के बावजूद कई देश ऐसी परंपराओं को फॉलो करते हैं। इन सब के बीच में आपने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, पूरा राजतंत्र क्या होता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है और चर्चा इस बात पर करने की जरूरत है कि नेपाल में आज क्या हो रहा है। नेपाल में जेन जी कर क्या रहा है, नेपाल में जो आग भड़की है वो कितनी दूर तक जाएगी, नेपाल का भविष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में हमने ऐसी ही तस्वीर बांग्लादेश में देखी और वैसी ही तस्वीर बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में देखी। क्या जेन जी इतनी बड़ी ताकत हो चुकी है आज कि वो वहां पर किसी सरकार को हटा सकती है? ये एक बड़ा सवाल नेपाल को देखकर खड़ा होता है। इसी के साथ मेरे साथ आज वर्ल्ड एट 4 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।